नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां ज्ञान की लड़ाई गोलियों से लड़ी गई थी, जहां एक स्कूल के कमरे को बचाने के लिए जानें कुर्बान कर दी गईं। ये कहानी है राजस्थान की रियासतों में शिक्षा और अधिकारों के लिए हुए उस महान संघर्ष की, जिसे हम प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस सवाल से ही शुरुआत करते हैं। शिक्षा की कीमत क्या है? आज के जमाने में यह सवाल शायद थोड़ा फिलॉसफिकल लगे, है ना? पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वक्त की जब कुछ लोगों के लिए इसकी कीमत थी उनकी अपनी जान। जी हां, सचमुच ये कहानी उसी कीमत को समझने की एक कोशिश है। तो इस पूरे संघर्ष के दिल में क्या था? प्रजामंडल। अब ये सिर्फ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, नहीं, ये थे रियासतों में रहने वाले आम लोगों की आवाज। वो आवाज जो सदियों की खामोशी को तोड़कर अपने हक मांग रही थी, एक जिम्मेदार सरकार की मांग कर रही थी। मतलब एक तरफ पूरा देश अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहा था और उसी बड़ी लड़ाई के अंदर ये लोग अपनी एक और लड़ाई लड़ रहे थे, अपने ही राजाओं से, अपनी ही रियासतों में, अपने अधिकारों के लिए। चलिए अब कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। शुरुआत करते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल से। यहीं से कह सकते हैं एक्टिविज्म की वो पहली चिंगारी उठी। साल था 1943। जरा सोचिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की आग पूरे देश में फैली हुई थी और उसी आग की एक लपट बांसवाड़ा की जमीन तक भी पहुंच गई थी। अब इस आंदोलन को खड़ा किसने किया? इसके पीछे 3 बड़े नाम थे: मणिशंकर नागर, धूलजी भाई भावसार और भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। आज शायद ये नाम हमें किताबों में ही मिलते हैं, पर उस वक्त इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना रियासत के ताकतवर शासकों को सीधी चुनौती दी थी। ये वो लोग थे जो घर घर गए, लोगों को जगाया और उन्हें अपने हक के लिए एक साथ खड़ा किया। पर सवाल ये है कि आवाज उठाई कैसे? यहीं पर मीडिया का रोल बहुत दिलचस्प हो जाता है। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने बॉम्बे से एक अखबार शुरू किया जिसका नाम था संग्राम। नाम से ही सब जाहिर है, स्ट्रगल। उस जमाने में जब ना टीवी था ना इंटरनेट, ये अखबार बांसवाड़ा के लोगों की आवाज बना। उनकी लड़ाई की कहानियां, उन पर हो रहे जुल्म की बातें, ये अखबार दूर दूर तक पहुंचाता था और इससे आंदोलन को बहुत सपोर्ट मिला। और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई सिर्फ मर्दों की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। और यही तो इस आंदोलन की असली ताकत थी। धूलजी भाई भावसार की पत्नी विजयाबेन भावसार, उन्होंने बनाया महिला मंडल। सोचिए, वो कितना रूढ़िवादी समाज रहा होगा जहां औरतों का घर से निकलना तक मुश्किल था। उस दौर में उन्होंने महिलाओं को एकजुट किया। ये चीज साफ दिखाती है कि आज़ादी की लड़ाई हर कोई, हर मोर्चे पर लड़ रहा था और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर साथ थीं। तो बांसवाड़ा से आगे बढ़ते हैं। कहानी अब और भी गहराने वाली है। अब हम बात करेंगे डूंगरपुर प्रजामंडल की। इसकी स्थापना हुई 1 अगस्त 1944 को और यहाँ पर इस स्ट्रगल ने एक नया मोड़ लिया। एक ऐसा लीडर सामने आया जिसने पूरे आंदोलन को एक नई डायरेक्शन, एक नई पहचान दे दी। डूंगरपुर प्रजामंडल की नींव रखी भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय ने। और जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इसकी स्थापना की तारीख 1 अगस्त। ये कोई रैंडम डेट नहीं थी, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि थी। मतलब ये एक सिंबॉलिक मूव था, एक तरह का ऐलान था कि डूंगरपुर का ये छोटा सा आंदोलन भी तिलक के उस महान नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। इन लीडर्स में भी भोगीलाल पंड्या का नाम सबसे ऊपर आता है। लोगों ने उन्हें एक टाइटल दिया था, वागड़ का गांधी। और ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, बल्कि उनके काम करने के तरीके की पहचान थी। उनका अहिंसा का रास्ता, लोगों को साथ लेकर चलने की कला और आम लोगों पर उनका जो गहरा असर था, सब कुछ महात्मा गांधी के सिद्धांतों की याद दिलाता था। तो ये प्रजामंडल कर क्या रहा था? इनका मुख्य काम था प्रयाण सभाओं का आयोजन करना, मतलब जुलूस निकालना, मीटिंग्स करना। पर इन सबका एक ही मिशन था, एक बहुत साफ और जरूरी मिशन: अपने इलाके के स्कूलों को खुला रखना। वो लोग अच्छी तरह जानते थे कि असली आज़ादी बंदूक से नहीं, ज्ञान से मिलेगी। क्योंकि अगर लोग पढ़ेंगे तो सवाल उठाएंगे, और जब सवाल उठेंगे तो अपने हक भी मांगेंगे। एजुकेशन ही तो थी गुलामी की जंजीरें तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार। और बस यहीं से कहानी अपनी सबसे दर्दनाक और हिंसक मोड़ पर पहुंचती है। स्कूलों को खुला रखने की ये जो जिद थी, जो सुनने में कितनी साधारण सी लगती है, वो बहुत जल्द एक खूनी संघर्ष में बदलने वाली थी। अब ये लड़ाई सिर्फ अधिकारों की नहीं रही, ये सीधी सीधी लड़ाई थी शिक्षा के लिए।
तो मामला आमने सामने का हो गया। एक तरफ थी रियासत की हुकूमत, जिसका साफ ऑर्डर था, प्रजामंडल जितने भी स्कूल चला रहा है सबको फौरन बंद करो। जाहिर है, पढ़ा लिखा समाज सत्ता से सवाल जो करता है। और दूसरी तरफ था प्रजामंडल का पक्का इरादा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तालीम का ये चिराग बुझने नहीं देंगे, स्कूल तो खुले रहेंगे। तो टकराव तो होना ही था। और वो टकराव हुआ 19 जून 1942 को रास्तापाल गांव में। उस दिन रियासत की पुलिस स्कूल को जबरदस्ती बंद करवाने पहुंची। स्कूल के टीचर नाना भाई और सिंगा भाई ने साफ मना कर दिया, कहा स्कूल बंद नहीं होगा। उनकी इस ना का जवाब गोली से मिला। पुलिस ने नाना भाई को वहीं गोली मार दी। उनकी मौत हो गई, लेकिन जुल्म यहीं खत्म नहीं हुआ। पुलिस ने दूसरे टीचर सिंगा भाई को एक गाड़ी के पीछे बांधा और उन्हें जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। तभी उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक 13 साल की भीड़ लड़की कालीबाई भीड़ से निकलकर आगे आई। उसने हिम्मत दिखाई और अपनी टीचर को बचाने के लिए वो रस्सी काट दी। उस 13 साल की बच्ची की इस हिम्मत का जवाब भी पुलिस ने गोली से ही दिया। कालीबाई को भी गोली मार दी गई। 2 जाने। रास्तापाल की उस एक घटना में तालीम के नाम पर 2 जाने चली गईं। एक टीचर और एक 13 साल की स्टूडेंट। सिर्फ एक स्कूल का कमरा खुला रखने की कीमत ये थी। और ऐसा नहीं था कि ये बस एक अकेली घटना थी। नहीं, ये एक पूरा पैटर्न था जुल्म का। मई 1947 में ही पास के पूनावाड़ा गांव में भी ऐसा ही हुआ। वहां शिवराम भील नाम के एक टीचर को पुलिस ने सिर्फ इसलिए बुरी तरह जख्मी कर दिया क्योंकि वो अपना स्कूल खोला रखना चाहते थे। मतलब साफ था, रियासत किसी भी कीमत पर तालीम की इस रोशनी को बुझा देना चाहती थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कुर्बानी बेकार गई? बिल्कुल भी नहीं। इस त्रासदी ने एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी जिंदा है, आज भी हमें हिम्मत देती है। तो चलिए देखते हैं कि इस महान बलिदान को आज हम कैसे याद करते हैं। आज अगर कभी डूंगरपुर जाना हो तो गेप सागर झील के किनारे नाना भाई और वीर कालीबाई की मूर्तियां जरूर देखेगा। वो उनके बेमिसाल हौसले की कहानी कहती हैं, पर इससे भी बढ़कर है उनकी जिंदा विरासत। आज राजस्थान सरकार होनहार छात्राओं को कालीबाई पुरस्कार देती है। मतलब जिस पढ़ाई के लिए कालीबाई ने अपनी जान दे दी, आज उन्हीं के नाम पर हजारों लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए हिम्मत दी जाती है। इससे बढ़कर श्रद्धांजलि और क्या होगी। तो इस पूरी कहानी को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव में एक मामूली से स्कूल के लिए लड़ी गई लड़ाई पूरे देश की तालीम का मुस्तकबिल लिख सकती है। रास्तापाल की ये कहानी हमें बस एक बात याद दिलाती है कि पढ़ाई का हक हमें किसी ने थाली में सजाकर नहीं दिया। इसे कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इसके लिए लोगों ने अपनी जानें दी हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।